शराब ने हॉलीवुड के कुछ बड़े सितारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखें कि कैसे हम उन अभिनेताओं की चौंकाने वाली और दुखद कहानियों का पता लगाते हैं जिनकी शराब के साथ जद्दोजहद ने दुखद अंत किया। रयान डन। रयान डन का एक दर्दनाक अंत 2011 की एक अंधेरी रात में हुआ। शराब उनकी दुखद मृत्यु में एक मौन खलनायक बन गई। रयान शराब पीने की रात के बाद अपने दोस्त जैक हार्टवेल के साथ अपनी पोर्श चला रहे थे। उनका रक्त में शराब का स्तर 0.196 पाया गया, जो कि कानूनी सीमा से अधिक था। खतरे को और बढ़ाते हुए उनकी गाड़ी 132 और 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी जब उसने नियंत्रण खो दिया। पोर्शे ने गार्डरेल को तोड़ दिया, खाई में गिर गई और आग की लपट्टों में गिर गई, जिससे रयान और जैक दोनों की तुरंत मृत्यु हो गई। यह भयानक दुर्घटना प्रशंसकों को हैरान कर गई और उनके करीबी दोस्तों को तबाह कर दिया। बैम मार्गेरा, जो रयान के सबसे अच्छे दोस्त और साथ ही जैकस स्टार थे, ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा पल बताया। रयान में इतनी प्रतिभा थी, उसके पास आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ था, यह बस उचित नहीं है, बैम ने दुखी होकर साझा किया। यह त्रासदी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक कठोर अनुस्मारक था कि कैसे शराब क्षण भर में जीवन बर्बाद कर सकती है। रायन का शानदार जीवन साहसिक कारनामों और अनगिनत हंसी से भरा हुआ था, जो कल्पना से परे एक भयानक तरीके से समाप्त हो गया। यह सब शराब और लापरवाह गति के घातक मिश्रण के कारण हुआ। ऑलिवर रीड। ऑलिवर रीड, जो अपने बड़े किरदारों और उससे भी बड़ी शराब पीने की आदतों के लिए मशहूर अभिनेता थे, 1999 में 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह माल्टा में अपनी अंतिम फिल्म ग्लैडिएटर की शूटिंग कर रहे थे, जिसे कई लोग उनकी बड़ी वापसी मानते थे। एक सामान्य दोपहर की तरह ऑलिवर अपनी पत्नी, दोस्तों और कुछ क्रू के सदस्यों के साथ द पब नाम के बार में गए। हमेशा की तरह उन्होंने बहुत अधिक शराब पी, लेकिन इस बार इसके घातक परिणाम हुए। लगभग 2:30 पर वह अचानक गिर पड़े। उनके दोस्तों ने सीपीआर देकर उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन यह काफी नहीं था। एक एम्बुलेंस जल्दी आई, लेकिन अस्पताल जाते जाते ऑलिवर की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने सभी को चौंका दिया जो उन्हें जानते थे। ग्लेंडा जैक्सन, जिन्होंने विमेन इन लव में उनके साथ अभिनय किया था, ने कहा कि वह पूरी तरह से पेशेवर थे और संभवतः उसी तरह गए जैसा कि उन्होंने चुना होता। निर्देशक माइकल विनर, जिन्होंने वर्षों तक ऑलिवर के साथ काम किया था, ने उन्हें एक उत्तम सज्जन और एक दयालु, संवेदनशील व्यक्ति कहा, जो मीडिया द्वारा अक्सर दिखाए जाने वाले वन्य रूप के पीछे थे। सिर्फ 2 दिन पहले अपनी मृत्यु से ऑलिवर ने दोस्तों के साथ बात की थी और वह खुश और संयमित लग रहे थे। उनकी मौत अचानक और दिल तोड़ने वाली थी, एक दुखद अंत एक प्रतिभाशाली अभिनेता के लिए, जिसकी जिंदगी अक्सर शराब पीने की उनकी आदत से वर्चस्व में रही। गेग यंग। गेग यंग एक हॉलीवुड स्टार थे जिनके पास सब कुछ था, प्रतिभा, आकर्षण और थे शूट हॉर्सेस डोंट दे में उनकी भूमिका के लिए एक अकादमी पुरस्कार था। लेकिन पर्दे के पीछे शराब उसके जीवन को बर्बाद कर रही थी। उसकी लत के कारण अस्थिर व्यवहार, मूड स्विंग्स और गहरे मानसिक संघर्ष हो रहे थे, जिससे उसका व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पर स्थिर रहना मुश्किल हो गया। जैसे जैसे उसकी शराबखोरी बढ़ी, यह उसके करियर को प्रभावित करने लगी। निर्देशक और निर्माता उसे अविश्वसनीय समझने लगे और उसकी कभी उज्जवल संभावनाएं धुंधली होने लगीं। उसके व्यक्तिगत जीवन में शराब ने उसके गुस्से और अस्थिरता को बढ़ावा दिया, जिससे उसकी शादियां टूट गईं। जब उसने अपनी 5वीं शादी की, तब तक उसकी लत ने उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। 1978 में किम श्मिड से शादी के 3 सप्ताह बाद गेग यंग की शराब और मानसिक स्वास्थ्य के साथ संघर्ष एक भयानक अंत तक पहुंच गया। उसने मैनहट्टन अपार्टमेंट में किम को गोली मार दी और फिर खुद को गोली मार ली। उनकी दुखद मृत्यु एक भयावह याद दिलाने वाली थी कि शराब की लत कैसे न सिर्फ करियर बल्कि जीवन को भी बर्बाद कर सकती है। विलियम होल्डन, जो एक प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता थे, ने सनसेट बुलेवार्ड और स्टारलैक 17 जैसी फिल्मों में अभिनय किया था और शराब की लत के साथ उनके लंबे संघर्ष से प्रभावित होकर एक हृदय विदारक और दुखद अंत का सामना किया। 12 नवंबर 1981 को होल्डन, जो अपनी स्क्रीन पर आकर्षण और करिश्मा के लिए जाने जाते थे, शाम को पहले अपने सांता मोनिका अपार्टमेंट में शराब पी रहे थे। शराब से भरी रात के बाद वह फिसल गए और गिर पड़े। उनके सिर पर चोट लगी और उनके माथे पर गहरी चोट आई। शुरुआत में होल्डन सचेत थे लेकिन भ्रमित थे। शराब के प्रभाव ने उनके सोचने की क्षमता को धुंधला कर दिया, जिससे वे अपने चोट की गंभीरता को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। गिरने के लगभग 30 मिनट बाद तक वे जागे रहे, लेकिन कोई मदद का कॉल नहीं किया, संभवतः भ्रम या खतरे को पहचानने में असमर्थता के कारण। शराब ने शायद उसके दर्द को कम कर दिया और उसकी निर्णय शक्ति को धुंधला कर दिया, जिससे वह प्रभावी ढंग से चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हो गया। जैसे जैसे खून बहता रहा और चोट गंभीर होती गई, होल्डन अंततः बेहोश हो गया। उसका शव 4 दिन बाद तब पाया गया जब एक दोस्त उस पर जांच करने आया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
उसे उसके बिना इलाज वाले सिर की चोट के कारण आंतरिक रक्तस्राव हो गया था। क्रिस फार्ले। जब लत नियंत्रण से बाहर हो जाती है और सबसे चमकदार सितारों को भी ढंक लेती है तो क्या होता है? क्रिस फार्ले के लिए एक प्रिय हास्य अभिनेता जिनका हास्य किसी भी कमरे को रोशन कर सकता था, यह एक दुखद अंत था जो शराब और नशे से प्रेरित था। क्रिस फार्ले अपने समय के सबसे मजेदार कॉमेडियनों में से एक थे, जो सैटरडे नाइट लाइव और टॉमी बॉय और ब्लैक शीप जैसी फिल्मों में अपनी जंगली हरकतों और अविस्मरणीय किरदारों के लिए जाने जाते थे। लेकिन हंसी के पीछे वह शराब और ड्रग्स की गंभीर लत से जूझ रहे थे। 33 साल की उम्र में उनकी मौत लत की विनाशकारी ताकत की एक कठोर याद दिलाती है। यह सब 4 दिनों की बिंग से शुरू हुआ, जिसमें शराब, कोकीन और अन्य ड्रग्स शामिल थे। फार्ले की पार्टी एक क्लब जिसका नाम कर्मा था से उसके अपार्टमेंट और फिर पब क्रॉल तक लेकर गई। उसकी मौत से एक दिन पहले उसने हेयर कट का प्लान छोड़ दिया और उसके बजाय $300 प्रति घंटे की कॉल गर्ल के साथ समय बिताया, जो उसे कोकीन देने के लिए आई थी। उसने बाद में कहा कि वह खोया खोया सा लग रहा था और एक कमरे से दूसरे में जा रहा था, शांति या संतोष पाने में असमर्थ था। 18 दिसंबर 1997 को जॉन, जो क्रिस फार्ले के भाई थे, उन्हें उनके शिकागो अपार्टमेंट के द्वार पर पड़ा हुआ पाया। अपार्टमेंट में कोई गैर कानूनी गतिविधियां या ड्रग्स के संकेत नहीं थे, लेकिन बाद में एक विश्वविज्ञान रिपोर्ट ने पुष्टि की कि फार्ले की मृत्यु मॉर्फिन और कोकीन के घातक संयोजन, एक स्पीड बॉल, से हुई थी। उसकी शराब और ड्रग्स की आदत, जिसके साथ वह विनाशकारी बिंज में शामिल था, घातक साबित हुई। जॉन बैरीमोर। जॉन बैरीमोर, जो एक आकर्षक प्रमुख अभिनेता और हॉलीवुड में एक प्रसिद्ध मंच अभिनेता थे, शराब के प्रभावों के कारण दुखद अंत को प्राप्त हुए। थिएटर परिवार में जन्मे बैरीमोर अपनी सुंदर शक्ल सूरत और मंच और स्क्रीन पर शक्तिशाली उपस्थिति के लिए जाने जाते थे, जिन्हें द ग्रेट प्रोफाइल कहा जाता था। लेकिन अपनी प्रसिद्धि के बावजूद उनका जीवन अत्यधिकता से भरा था, विशेष रूप से शराब की लत से उनकी लड़ाई। 1942 में उनकी मृत्यु शराब की लत के साथ लंबे समय से चल रही लड़ाई की जटिलताओं का प्रत्यक्ष परिणाम थी। एक नाटकीय परिवार में जन्मे और एक समय हॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक, उनके जीवन को अत्यधिक शराब सेवन ने प्रभावित किया, जिससे उनकी सेहत और करियर पर गहरा असर पड़ा। 1942 में 29 मई को बैरीमोर हॉलीवुड अपार्टमेंट में मृत पाए गए। मृत्यु का आधिकारिक कारण जिगर की सिरोसिस को माना गया, जो कि पुरानी शराब से होने वाली एक स्थिति है। दुरुपयोग। वह आंतरिक रक्तस्राव से पीड़ित थे, जिससे उनकी मृत्यु हुई। वर्षों तक अत्यधिक शराब पीने के कारण, जो अक्सर भारी शराब के सेवन के साथ आने वाले अकेलेपन के साथ जुड़ा होता है, उनकी मृत्यु में योगदान दिया। वर्ने ट्रॉयर। वर्ने ट्रॉयर, जो ऑस्टिन पावर्स फिल्मों में मिनी-मी के रूप में जाने जाते थे, का अप्रैल 2018 में 49 साल की उम्र में निधन हो गया। लॉस एंजलिस काउंटी चिकित्सा परीक्षक कोरोनर द्वारा उनकी मृत्यु को एक घातक निर्णय माना गया, जिसमें शराब का नशा एक महत्वपूर्ण कारक था। ट्रॉयर ने अपने जीवन के अधिकांश समय में खुलकर शराब की लत से संघर्ष किया था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 3 सप्ताह लॉस एंजलिस के एक अस्पताल में शराब से संबंधित समस्याओं के कारण बिताए थे। शव परीक्षा और अतिरिक्त परीक्षणों ने पुष्टि की कि शराब विषाक्तता मृत्यु का कारण था, जिसे आधिकारिक रूप से जानलेवा निर्णय के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इस दुखद अंत से पहले उन्होंने वर्षों तक सार्वजनिक रूप से नशे की लत और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से संघर्ष किया, जिनमें एक प्रकार की बौनापन शामिल था, जिसने उनकी वृद्धि को प्रभावित किया। उनकी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले उनकी स्थिति विशेष रूप से गंभीर हो गई थी। शराब के दुरुपयोग ने उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को बढ़ा दिया था। अपनी लत का समाधान करने के प्रयासों के बावजूद यह अंततः उनकी असमय मृत्यु का कारण बना। साथ ही सेलिब्रिटीज से श्रद्धांजलियां उमड़ी, जिन्होंने उन्हें एक दयालु और करिश्माई व्यक्ति के रूप में याद किया, जिनमें कार्मेन इलेक्ट्रा और मार्ली मैटलिन शामिल थीं, जिन्होंने उन्हें एक प्यारी मुस्कान और दयालु और बड़े दिल वाले इंसान के रूप में वर्णित किया। हीथ लेजर। हेथ लेजर की 2008 में मृत्यु एक दुखद और असामयिक क्षति थी, जिसने दुनिया को सदमे में डाल दिया। मात्र 28 साल की उम्र में लेजर के पास सफलता, प्रसिद्धि और आलोचनात्मक प्रशंसा सब कुछ था। हालांकि उनका निजी जीवन संघर्षों से घिरा था, विशेष रूप से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के साथ, जिसमें शराब भी शामिल थी। लेजर गंभीर अनिद्रा और अवसाद से जूझ रहे थे। अक्सर रात में केवल कुछ घंटे ही सो पाते थे। इस तीव्र चिंता और नींद की कमी ने उसे शराब और नुस्खे की दवाओं के साथ आत्मपचार करने के लिए प्रेरित किया। अपनी मृत्यु के दिन लेजर न्यूयॉर्क के अपने अपार्टमेंट में फर्श पर अचेत अवस्था में पाए गए। पास में खाली शराब की बोतलें और विभिन्न प्रिस्क्रिप्शन दवाएं थीं, जो एक घातक मिश्रण का संकेत देती थीं, जिसने संभवतः उनके आकस्मिक ओवरडोज में योगदान दिया। हीथ लेजर की शराब और गोलियों के साथ कठिनाइयां समय के साथ बढ़ गई थीं, विशेष रूप से जब वह डार्क नाइट में जोकर की भूमिका के दबाव से निपट रहे थे,
जो मानसिक रूप से थकाने वाला चरित्र था। मैथ्यू पेरी, जो फ्रेंड्स में चैंडलर बिंग की प्रसिद्ध भूमिका के लिए जाने जाते हैं, का जीवन उतार चढ़ाव से भरा था, जो अंततः 54 वर्ष की उम्र में एक दुखद अंत पर समाप्त हुआ। पेरी को लॉस एंजलिस स्थित उनके घर में मृत पाया गया, रिपोर्टेडली एक हॉट टब में डूबने से। पुलिस ने किसी भी गलत खेल से इनकार किया, लेकिन यह स्पष्ट था कि पेरी की लत से जूझने की समस्या ने उनकी मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने संस्मरण फ्रेंड्स, लवर्स एंड द बिग टेरिबल थिंग, जो 2022 में जारी हुई, में पेरी ने अपनी नशे की लड़ाई के बारे में खुलासा किया। उन्होंने ईमानदारी से अपने पतन का वर्णन किया, जो 1997 में एक जेट्स की दुर्घटना के साथ शुरू हुई, जिससे उन्हें विकोडेन की लत लग गई। इस लत के कारण उन्हें कई बार रिहैब में जाना पड़ा और शो के दौरान उनके वजन में नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव आया, जो उनके नशीली दवाओं के दुरुपयोग का परिणाम था। पेरी ने स्वीकार किया कि उन्होंने फ्रेंड्स नहीं देखा, क्योंकि इससे उन्हें उनकी शराब, ओपिएट्स, कोकीन के साथ संघर्ष की बहुत याद आती थी। इससे उन्हें यह भी याद आता था कि कैसे उनके दिखने में सीजन दर सीजन बदलाव हुआ उनकी लत के कारण। उनकी लत ने अंततः अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की ओर अग्रसर किया। 2001 में पेरी ने फिर से पुनर्वास में प्रवेश किया, विकोडेन, मेथाडोन, एम्फेटामाइंस और शराब के मिश्रण के लिए। उनकी स्थिति वर्षों में बिगड़ गई, जिससे उनका स्वास्थ्य और रूपांतरण बहुत प्रभावित हुआ। लाखों खर्च करने के बाद पेरी ने $9 मिलियन का अनुमान लगाया, लेकिन वह कभी भी पूरी तरह से नशे की लत से छुटकारा नहीं पा सके, और यह दुखद रूप से उनके जीवन का अंत उनके घर के गर्म टब में हुआ। डेविड कैसिडी, द पार्ट्रिज फैमिली के प्रिय स्टार, का शराब की लत के साथ लंबे संघर्ष के बाद दुखद अंत हुआ। फरवरी 2017 में कैलिफोर्निया के अगोरा हिल्स में एक कॉन्सर्ट के दौरान उनकी सेहत में दिखाई देने वाला गिरावट शुरू हो गया। प्रशंसक स्तब्ध रह गए जब वह मंच पर लड़खड़ाए। उनकी आवाज लड़खड़ाई और वह गीतों को भूल गए, जो उस सहज कलाकार के विपरीत था जिसे वे याद करते थे। कई लोगों को संदेह था कि वह फिर से शराब पीने लगे थे, एक डर जो उन्हें शुरुआती 2000 वर्ष से सता रहा था, जब उन्हें कई बार शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया और पुनर्वास केंद्र में दाखिल होना पड़ा। कैसिडी की लत प्रत्येक गिरफ्तारी के साथ और अधिक सार्वजनिक हो गई। 2010 से 2014 तक उन्हें 3 बार शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया, जिससे उन्हें दक्षिण फ्लोरिडा में एक पुनर्वास सुविधा में इलाज के लिए जाना पड़ा। उसने खुलेआम अपनी जंग को स्वीकार किया, कहा कि वह निराश महसूस करता था और यहां तक कि उसने सोचा था कि अगर उसने मदद नहीं ली तो वह मर सकता है। अगर मैंने एक और शराब पी ली तो मैं मर जाऊंगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। मैं मर चुका हूं, कैसिडी ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया, क्योंकि मैंने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। मुझे अविश्वसनीय राहत महसूस हुई, उन्होंने जोड़ा, ये मानते हुए कि उनकी लत ने उनके जीवन पर कब्जा कर लिया था। हालांकि कुछ महीनों के सुधार के बाद उनका स्वास्थ्य फिर से गिरने लगा। नवंबर 2017 में उनका निधन जिगर की विफलता के कारण हुआ। उनकी उम्र थी 67 साल। हालांकि मनोभ्रंश को अक्सर एक योगदान कारक के रूप में चर्चा की जाती थी, कैसिडी ने बाद में स्वीकार किया कि यह वास्तव में गंभीर शराब विषाक्तता के कारण आई एक अस्थायी स्थिति थी। मुझे यकृत रोग है, कैसिडी ने एक दस्तावेजी फिल्म के लिए फोन कॉल में स्वीकार किया, बताते हुए कि उनके मनोभ्रंश जैसे लक्षण सीधे उनके पीने से संबंधित थे। मैंने इसे खुद पर किया यार, उन्होंने स्वीकार किया, भारी शराब पीने के सालों के परिणामों को मानते हुए। माइक एल्फिक एक अत्यधिक सम्मानित अभिनेता थे, जो लोकप्रिय टीवी सीरीज बून 1986 में केन बून के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। दुखद, उनकी मृत्यु 55 वर्ष की कम उम्र में हो गई। उनकी मृत्यु का कारण शराब की लत से उनकी दीर्घकालिक लड़ाई से संबंधित जटिलताएं थीं। माइकल एल्फिक का शराब के साथ संघर्ष उनके करियर की शुरुआत में ही शुरू हो गया था और उनके जीवन में लगातार बना रहा। उनकी भारी शराब पीने की आदतें अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनी, जो व्यक्तिगत नुकसान के कारण और भी बढ़ गई थी। उनके दीर्घकालिक साथी की मृत्यु ने उनके भावनात्मक उथल पुथल को और बढ़ा दिया और उनकी लत को और बढ़ावा दिया। हालांकि उनकी प्रसिद्धि और सफलता थी, उनका निजी जीवन व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों से भरा था, जो मुख्यतः उनके शराब के संघर्ष के कारण थी। सालों से एल्फिक ने खुलेआम अपनी शराब की समस्याओं पर चर्चा की, यह स्वीकार करते हुए कि इसका उनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। वह अक्सर कहते थे, मैं हर रात 9 बजे तक नशे में होता था। शराब छोड़ने से मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूं, लेकिन इससे मैं समझदार आदमी बन गया हूं। उनकी लत के प्रति ईमानदारी उनके उस विनाशकारी पथ के प्रति जागरूकता को दर्शाती थी जिस पर वह थे। यहां तक कि जब उसका जीवन नियंत्रण से बाहर हो गया था, उसने अपने कार्य प्रतिबद्धताओं को बनाए रखा। उसने कहा, यहां तक कि जब मेरा जीवन बाहरी हो गया है, जैसा कि कभी कभी होता है, इसका मेरे काम पर असर नहीं पड़ा। मैंने लाइनें गड़बड़ की हैं, लेकिन मैंने कभी किसी और को जोखिम में नहीं डाला। अपनी करियर जारी रखने और होश में आने के प्रयास के बावजूद उसकी सेहत सालों में बिगड़ गई। उसका शरीर शराब द्वारा किए गए नुकसान का सामना नहीं कर पाया। इयान हेनरी का 13 जनवरी 1931 को इप्सविच, इंग्लैंड में जन्म हुआ, ने अपनी करियर की शुरुआत
एक अभिनेता के रूप में एक आशाजनक शुरुआत के साथ की। लेकिन यह व्यक्तिगत संघर्षों से बाधित हो गया, जिसने अंततः उसकी जिंदगी को छोटा कर दिया। उसका करियर टीवी सीरीज जैसे पुलिस सर्जन 1960 और द एवेंजर्स 1961 में भूमिकाओं के साथ ऊंचाई पर शुरू हुआ। 1984 के क्रिसमस ईव पर इयान हेनरी की मृत्यु सफलता और संघर्ष से भरी जीवन का दुखद अंत थी। 53 वर्ष की आयु में हेनरी को उनकी बेटी कोरी ने बाथरूम के फर्श पर रक्त में सना पाया। उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव हुआ था, जो संभवतः लंबे समय तक भारी मात्रा में शराब पीने के कारण और बिगड़ गया था। वर्षों तक अत्यधिक शराब के सेवन ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था और उनके स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण बना। उनके बाद के वर्षों में गंभीर शराब की लत से बहुत प्रभावित रहे। यह संघर्ष न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन बल्कि उनके स्वास्थ्य और करियर को भी प्रभावित करता था। अत्यधिक शराब पीने से शारीरिक जटिलताएं हुई, जिसकी वजह से उनकी असमय मृत्यु हुई। उद्योग में हेनरी की शराब की समस्या अच्छी तरह से झांक थी और इसका उनके स्वास्थ्य और पेशेवर जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। पीटर कुक एक प्रतिभाशाली हास्य अभिनेता थे, जो अपनी तीखी बुद्धि और कॉमेडी में अग्रणी कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 17 नवंबर 1937 को टोरकी, इंग्लैंड में हुआ था। वे बियॉन्ड द फ्रिंज नामक कॉमेडी समूह का हिस्सा बनकर प्रसिद्ध हुए, जिसमें डडली मूर, जोनाथन मिलर और एलन बेनेट भी शामिल थे। शो बेहद लोकप्रिय था और कुक को एक स्टार बना दिया। अपनी सफलता के बावजूद पीटर कुक ने अपने जीवन के अधिकांश समय में शराब से संघर्ष किया। उनकी शराबखोरी ने उनके निजी और पेशेवर संबंधों में समस्याएं पैदा की, खासकर डडली मूर के साथ। उनकी कॉमेडी साझेदारी 1970 के दशक में कुक की भारी शराबखोरी के कारण तनावपूर्ण हो गई। यहां तक कि मूर ने अपने फिल्म आर्थर के किरदार को उसी समय के पीटर कुक के व्यवहार पर आधारित किया। शराब ने पीटर कुक के स्वास्थ्य और रचना पर भी प्रभाव डाला। हालांकि वह अब भी मजाकिया थे, उनकी शराबखोरी ने उनके काम पर हावी होना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने करियर में अवसर खोने शुरू कर दिए। इन चुनौतियों के बावजूद वह लोगों को हंसाने का काम जारी रखते थे। उन्हें मजाक करना पसंद था, जैसे कि रेडियो शो को कॉल करके स्वयं को स्विस कॉटेज के पहनावे में स्वेन नामक किरदार बताना, और उनका चतुर हास्य बोध कभी नहीं खोया। पीटर कुक का निधन 9 जनवरी 1995 को 57 साल की उम्र में हुआ। उनकी मृत्यु एक जठरांत्र संबंधी रक्तस्राव से हुई, जो उनके लंबे समय तक भारी शराब पीने से जुड़ा था। उनकी मृत्यु उस व्यक्ति के जीवन का दुखद अंत थी, जिसने दुनिया में इतने हंसी ला दी। रिचर्ड हैरिस, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1930 को लिमरिक, आयरलैंड में हुआ था, एक प्रतिभाशाली अभिनेता और गायक थे, जो अपनी बड़ी व्यक्तित्व और जीवन के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। वे 9 बच्चों के बड़े परिवार में पले बड़े और उन्हें रग्बी और साहित्य का जुनून था। अपने करियर के दौरान वह कैमलॉट, 1967 में राजा आर्थर और पहले 2 हैरी पॉटर फिल्मों में प्रोफेसर डंबलडोर जैसे भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हो गए। हालांकि उनका जीवन शराब के साथ उनके संघर्ष से भी गहराई से प्रभावित हुआ। हैरिस की शराब पीने की आदतें प्रसिद्ध हो गईं और कभी-कभी बाधा उत्पन्न करती थीं। वह अक्सर लंबी मद्यपान की होड़ में शामिल रहते थे, जिसमें एक प्रसिद्ध घटना भी शामिल है, जब वह इंग्लैंड में अपने घर से दूध खरीदने के लिए निकले, लेकिन इसके बजाय आयरलैंड में 3 सप्ताह की मद्यपान यात्रा पर चले गए। जब वह आखिरकार घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से मजाक में कहा, तुमने फिरौती क्यों नहीं दी? वह अन्य भारी मदारी अभिनेताओं जैसे कि रिचर्ड बर्टन और पीटर ओटूल के साथ अपने मित्रता के लिए भी जाने जाते थे। साथ में उन्होंने जंगली और अप्रत्याशित होने की प्रतिष्ठा अर्जित की। उनकी दोस्ती ने कई कहानियां उत्पन्न की, लेकिन इससे वर्षों में उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। रिचर्ड हैरिस का 25 अक्टूबर 2002 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक अमेरिका में हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के प्रीमियर से पहले। हैरिस की मृत्यु का कारण हॉजकिन रोग था, जो कैंसर का एक प्रकार है, लेकिन वर्षों की भारी शराबखोरी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था और संभवतः उनकी खराब सेहत में योगदान दिया। जॉन कैसावेट्स, जिनका जन्म 1929 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, एक प्रतिभाशाली ग्रीक अमेरिकी अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। उन्हें अक्सर अमेरिकी स्वतंत्र फिल्म का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने फिल्में अपने तरीके से बनाई, बिना बड़े स्टूडियो पर निर्भर किए। जबकि उनका काम अग्रणी था, उनकी व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष थे, विशेष रूप से शराब के साथ। कैसवेट्स अपने जुनून और तीव्रता के लिए जाने जाते थे, चाहे वह उनकी फिल्मों में हो या उनके जीवन में। वह अक्सर अपने काम में अपनी भावनाओं को शामिल करते थे, प्रेम, पीड़ा और आंतरिक संघर्षों से जूझ रहे लोगों की कहानियां बनाते थे। हालांकि वर्षों में उनकी शराब पीने की आदत एक बड़ी समस्या बन गई। शराब ने उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके स्वास्थ्य को प्रभावित किया और उसकी जल्दी मृत्यु में योगदान दिया। शराब के साथ उसकी लड़ाई हमेशा सार्वजनिक नहीं थी, लेकिन यह स्पष्ट थी कि वह खुद को कितनी कठोरता से धकेलता था। तनाव, भावनाओं और अपनी शर्तों पर फिल्में बनाने की चुनौतियों से निपटने के लिए पीना उसके लिए एक तरीका था। दुर्भाग्यवश
इसका उसके शरीर पर जो असर पड़ा वह बहुत ज्यादा हो गया। कैसावेतीस का निधन 1989 में 1959 वर्ष की आयु में लिवर सिरोसिस के कारण हुआ, जो लंबे समय तक शराब के दुरुपयोग के कारण होता है। डब्ल्यू सी फील्ड्स डब्ल्यू सी फील्ड्स, जिनका जन्म 1880 में विलियम क्लॉड ड्यूकेनफील्ड के रूप में हुआ था, फिलाडेल्फिया में गरीबी में पले बड़े। फील्ड्स एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता और जादूगर बन गए, जो अपनी तीखी हास्य शैली और शराब पीने से संबंधित चुटकुलों के लिए मशहूर थे। वह अपनी शराब पीने की आदतों का मजाक उड़ाना पसंद करते थे। अक्सर कहते थे, मैं कभी भी नाश्ते से पहले जिनसे अधिक मजबूत कुछ नहीं पीता, या मुझे डर है कि पानी की आदत पड़ जाएगी। ये चुटकुले उनके सार्वजनिक छवि का एक बड़ा हिस्सा बन गए। भले ही फील्ड्स अक्सर शराब के बारे में मजाक करते थे और उन्हें शायद ही कभी बिना ड्रिंक के देखा जाता था। जो लोग उन्हें जानते थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें लगभग कभी नशे में नहीं देखा। पीना उसका अभिनय का हिस्सा था, लेकिन उसने नियंत्रण बनाए रखा और इसे अपने काम पर असर नहीं डालने दिया। उन्होंने शराब के प्रति अपने प्रेम को एक मजाक बना दिया, जिससे वह अपने दर्शकों के लिए और भी मनोरंजक हो गए। उनका निधन 25 दिसंबर 1946 को 66 वर्ष की आयु में हो गया, मुख्यतः उनकी लंबी अवधि की शराबखोरी के कारण। अत्यधिक शराब के सेवन से उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुईं, जिनमें यकृत सिरोसिस और पाचन समस्याएं शामिल थीं, जिसने अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। हालांकि उनके हास्यपूर्ण व्यक्तित्व और शराब पर मजाक बनाना, शराब ने उनके शरीर पर गंभीर प्रभाव डाला। एरोल फ्लिन एक प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता थे, जो अपनी आकर्षकता और साहसिक जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म मेरिल यंग, एक साहसी महिला, और थियोडोर फ्लिन, जो एक जीव विज्ञानी थे, के यहाँ हुआ था। बचपन में फ्लिन हमेशा मुसीबत में पड़ जाते थे और कई स्कूलों से निकाल दिए गए थे। यह विद्रोही स्वभाव उनके साथ बना रहा। वयस्कता, फ्लिन अपने भारी शराब पीने के लिए जाने जाते थे, जो उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन गया था। फिल्म सेट्स पर जहां शराब पीने की अनुमति नहीं थी, वह इसका रास्ता निकाल लेते थे, जैसे संतरे में वोदका इंजेक्ट करके उन्हें खाते थे। समय के साथ अत्यधिक शराब पीने से उसके शरीर, विशेषकर उसके यकृत को गंभीर नुकसान पहुंचा। 40 के दशक तक उसकी जीवन शैली के कारण उसका स्वास्थ्य खराब था। फ्लिन का निधन 14 अक्टूबर 1949 को हुआ, जब वह केवल 50 वर्ष का था। वह अपने मित्र डॉक्टर ग्रांट गूल्ड के पास वैंकूवर, कनाडा में यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। वह वहां अपनी नौका द झाका बेचने के लिए था, क्योंकि पैसे समस्याएं। एक पोस्टमार्टम से पता चला कि उसका जिगर इतना क्षतिग्रस्त था कि वह और 1 वर्ष से अधिक नहीं जी पाता। उसका शरीर 75 साल के आदमी की तरह बताया गया था, जबकि वह केवल 50 साल का था। शराब के प्रति उसके प्रेम ने उसकी जल्दी मौत में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बावजूद उसने एक बार कहा, मैंने बहुत मजा किया है और मैंने हर पल का आनंद लिया है, यह दिखाते हुए कि उसने अपने जीवन को अपने तरीके से जिया, तमाम खतरों के बावजूद। मॉन्टगोमरी क्लिफ्ट, जिन्हें अक्सर मोंटी कहा जाता था, का जन्म 17 अक्टूबर 1920 को ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। वह हॉलीवुड के सबसे प्रतिभावान और प्रशंसित कलाकारों में से एक बने, जो अपनी भावनात्मक और यथार्थवादी प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, विशेषकर शराब और स्वास्थ्य समस्याओं के साथ। साल 1956 में मॉन्टी एक भयानक कार दुर्घटना में थे, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका चेहरा बुरी तरह से घायल हो गया था और सर्जरी से उसे पुनर्निर्मित करना पड़ा। उस रात रॉक हडसन और केविन मैकार्थी जैसे दोस्तों ने फोटोग्राफरों से उसकी रक्षा की, उसके निजीपन को सुनिश्चित किया। हालांकि वह दुर्घटना के बाद अभिनय में लौटे, मॉन्टी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी चोटों का दर्द और मानसिक संघर्ष उन्हें शराब और गोलियों, जिनमें क्लोरल हाइड्रेट, एक मजबूत निद्राजनक शामिल था, की ओर ले गया। उनके भारी शराब पीने और गोलियों के उपयोग ने समय के साथ स्थिति को बदतर कर दिया। फिल्म सेट पर उन्हें अपनी सेहत के कारण काम के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होती थी। फ्राइड की शूटिंग के दौरान उसकी सेहत की समस्याओं के कारण देरी हुई और स्टूडियो ने उस पर मुकदमा भी किया। इसके बावजूद फिल्म बड़ी हिट हो गई और मोंटी ने अदालत में समझौता जीत लिया। मॉन्टगोमरी क्लिफ्ट का निधन 23 जुलाई 1966 को 45 वर्ष की आयु में हो गया। उनका निधन न्यूयॉर्क सिटी के अपार्टमेंट में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनकी वर्षों की शराब और गोलियों के उपयोग ने उनके शरीर पर असर डाला, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हुई। बेला लुगोसी का जन्म 20 अक्टूबर 1882 को हंगरी में हुआ था। वह 1931 की फिल्म ड्रैकुला में काउंट ड्रैकुला की भूमिका के लिए मशहूर हुए, जिसने उन्हें एक सितारा बना दिया। लेकिन अपनी प्रसिद्धि के बावजूद उनका जीवन संघर्षों से भरा था, खासकर शराब के साथ। ड्रैकुला के बाद बेला लुगोसी एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं का भी सामना किया। वह कई बार विवाहित हुए और उन्हें वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ा। वास्तव में अपनी मृत्यु के समय तक वह इतनी समस्याओं में थे कि उनकी वित्तीय स्थिति खराब थी। एक अफवाह है कि फ्रैंक सिनात्रा ने उनके अंतिम संस्कार का खर्च उठाया, लेकिन वास्तव में लुगोसी की विधवा, एक पूर्व पत्नी, ने इसे चुकाया। जरूरत के समय
सिनात्रा ने उनकी नशे की लत के पुनर्वास में मदद करने के लिए उन्हें $1000 का चेक भेजा था। लुगोसी को भी उनके लिए जाना जाता था। शराब के साथ संघर्ष। उन्होंने भारी मात्रा में शराब पी, जिसने उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया। उन्हें स्थिर काम ढूंढने में दिक्कत होती थी और कई निर्माता उन्हें केवल एक विशेष तरह के किरदार के रूप में देखते थे, जैसे कि डार्क, रहस्यमय भूमिकाएं जैसे ड्राकुला। वह अधिक सामान्य, दिलचस्प किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन शराब सहित उनकी व्यक्तिगत समस्याओं ने इसे कठिन बना दिया। अंत में शराब और नशे ने उन पर बुरा असर डाला। बेला लुगोसी का निधन 16 अगस्त 1956 को 73 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से हुआ। उनकी मृत्यु कई वर्षों की लत के संघर्ष के बाद हुई और वे सापेक्ष अज्ञात और आर्थिक कठिनाई में गुजर गए। केविन लॉयड एक अभिनेता थे जो इंग्लैंड से आए थे और ब्रिटिश टीवी शो दी बिल 1984 में टोश लाइन्स के रूप में अपनी भूमिका के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। उनका जन्म मार्च 28, 1949 को हुआ था। केविन का जीवन कठिन था क्योंकि उनकी शराब पीने की समस्याओं ने उन्हें काम करने में कठिनाई दी। अपने शुरुआती जीवन में केविन ने वकील बनने की ट्रेनिंग ली, लेकिन उन्होंने अभिनय करने का निर्णय लिया। वह एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेता बन गए, लेकिन उनकी शराब की लत ने उनके जीवन पर नियंत्रण कर लिया। केविन बहुत शराब पीते थे, जिससे सेट पर समस्याएं होती थीं। वह कभी कभी नशे में आते और अपनी पंक्तियां याद नहीं रखते थे। इससे उन्हें 1998 में एड बिल से निकाल दिया गया। निकाले जाने के बाद केविन शराब छोड़ने की कोशिश के लिए एक क्लिनिक गए। उन्हें होश में रहने में मदद करने के लिए दवा दी गई, लेकिन वह क्लिनिक छोड़कर फिर से शराब पीने चले गए। जब वह क्लिनिक लौटे तब वह नशे में थे। उस रात केविन सो गए और दुखद रूप से अपनी उल्टी में दम घुटने से उनका निधन हो गया। उनका निधन 2 मई 1998 को 49 वर्ष की आयु में हो गया। उनके शराब के साथ संघर्ष ने उनकी मृत्यु का कारण बना। लॉन चानी जूनियर का जन्म 10 फरवरी 1906 को हुआ था। वह पुराने हॉरर फिल्मों में राक्षस का किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेता थे। वह लॉन चानी के बेटे थे, जो एक मूक फिल्म के दिग्गज थे। अपनी सफलता के बावजूद लॉन चानी जूनियर को व्यक्तिगत समस्याएं थीं, खासकर शराब के साथ, जिसने उनके करियर और स्वास्थ्य को प्रभावित किया। लॉन जूनियर ने अभिनय शुरू किया क्योंकि उनके पिता की प्रसिद्धि थी, लेकिन उन्हें हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह अपने पिता की छाया में रह रहे हैं। वह द वुल्फ मैन, फ्रैंकस्टीन के मॉन्स्टर और ड्रैकुला जैसी भूमिकाएं निभाने के लिए प्रसिद्ध हो गए। उसकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका वुल्फ मैन की थी, जिसे उसने बहुत भावना के साथ निभाया, एक राक्षस होने के दर्द को दिखाते हुए। लेकिन पर्दे के पीछे लोन को कड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। जिंदगी। वह बहुत शराब पीते थे, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई। शराब ने उनके काम को प्रभावित किया, जिससे उम्र बढ़ने के साथ फिल्मों में काम करना मुश्किल हो गया। इससे उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। उन्हें गले का कैंसर हो गया और उनकी आवाज कमजोर हो गई। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की कि यह हैलोवीन पर बच्चों को डराने से हुआ, लेकिन असली वजह उनकी शराब और सिगरेट पीना था। लॉन चानी जूनियर की मृत्यु 12 जुलाई 1973 को 66 वर्ष की आयु में हुई। उनकी मृत्यु का कारण हृदय विकार था, जो कई वर्षों की अत्यधिक शराब पीने की वजह से और खराब हो गया था। शराब के साथ उनकी लड़ाई ने उनके जीवन को छोटा कर दिया और उनके करियर को जल्दी समाप्त कर दिया। डेनिस प्राइस एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता थे, जिनका जन्म 1915 में बर्कशायर, इंग्लैंड में हुआ था। वह एक धनाढ्य और महत्वपूर्ण परिवार से थे। उनके पिता एक ब्रिगेडियर जनरल थे और डेनिस से उम्मीद की जाती थी कि वे सेना या चर्च में शामिल होंगे, लेकिन डेनिस की अन्य योजनाएं थीं। वह अभिनेता बनना चाहते थे। उन्होंने मंच से शुरुआत की, जॉन गिलगुड और नोएल कॉवर्ड जैसे प्रसिद्ध लोगों के साथ काम किया और बाद में फिल्म अभिनेता बन गए। हालांकि डेनिस के पास बड़ी प्रतिभा थी, उनका जीवन समस्याओं से भरा हुआ था। उनकी सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक थी शराब के साथ संघर्ष। वो बहुत शराब पीते थे, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई और उनकी जिंदगी और कठिन हो गई। शराब पीने के साथ साथ डेनिस जुए के भी आदी थे। इन आदतों ने उनका पैसा बहा दिया और उनकी वित्तीय स्थिति खराब कर दी। 1967 में उन्हें दिवालिया घोषित करना पड़ा। वह सरकार के प्रति बहुत सा धन, 20,000 पाउंड से अधिक के आरणी थे। अपने कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने बहुत ही खराब फिल्मों में अभिनय कार्य किया, जिसमें कुछ कम बजट की स्पेन में बनी फिल्में शामिल थीं। डेनिस ने भावनात्मक संघर्षों का भी सामना किया। 1954 में उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की केंसिंगटन, लंदन में अपने फ्लैट में गैस से। शुक्र है वह बच गए, लेकिन उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई। अपने जीवन के अंत तक शराब ने उनकी सेहत को बुरी तरह प्रभावित किया था। यहां तक कि अफवाहें थीं कि भारी शराब पीने के कारण उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया था। अक्टूबर 1973 में डेनिस का चैनल द्वीप में अपने घर में बुरी तरह गिरना हुआ और उनका कुल्हा टूट गया। उन्हें ग्वेर्नसी के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी सेहत और बिगड़ गई। 6 अक्टूबर 1973 को वह हिप की चोट के कारण दिल की विफलता से निधन हो गया। कई लोगों का मानना है कि उनके पीने की आदत ने उनकी सेहत को कमजोर कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। स्टर्लिंग हेडन एक हॉलीवुड स्टार थे, जिनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। हालांकि वह सफल थे,
लेकिन स्टर्लिंग को अभिनेता होने से नफरत थी। उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी ज्यादातर फिल्में निरर्थक थीं और केवल पैसे के लिए बनाई गई थीं। ये नापसंदगी उनके आंतरिक संघर्षों के साथ मिलकर, जिसके कारण उसने अत्यधिक शराब पीना शुरू कर दिया। शराब स्टर्लिंग के जीवन भर एक बड़ा समस्या रही। यह हॉलीवुड की मांगों और प्रसिद्धि के तनाव से निपटने का उसका तरीका था। स्टर्लिंग का निजी जीवन भी उलझा हुआ था। उसने बेट्टी एंड डेनून से 3 बार शादी की और उनका रिश्ता झगड़ों और उनके 4 बच्चों की कड़वी कस्टडी लड़ाई से भरा हुआ था। उसकी वित्तीय परेशानियों ने स्थिति को और खराब कर दिया। वह सरकार को करों में बहुत सारा पैसा बकाया था, जिसके कारण उसे कुछ समय के लिए विदेश में रहना पड़ा ताकि गिरफ्तार होने से बच सके। इसका नुकसान यह भी हुआ कि उसे जॉर्ज 1975 में क्विंट का किरदार नहीं मिल पाया, जिसमें वह पहली पसंद थे। जैसे जैसे स्टर्लिंग बड़े हुए, उनकी सेहत बिगड़ने लगी, कुछ हद तक कई वर्षों की भारी शराब की वजह से। उनका निधन 23 मई 1986 को सॉसालिटो, कैलिफोर्निया में हुआ, भारी शराब पीने के कारण, जो प्रोस्टेट कैंसर का कारण बनी।